बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तमाम पार्टिसिपेंट्स को कम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप थेरेपी कोर्स में हीलिंग हार्ट थेरेपेटिक्स की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। हमारे ये कोर्स रिलेशनशिप थेरेपी पर होगा। इसमें हम रिलेशनशिप थेरेपी को कम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इंटरवीन कर सकते हैं कपल्स के साथ। रिलेशनशिप्स के लिए जो बेस्ट थेरेपीज होती हैं वो EFT यानी इमोशनली फोकस थेरेपी, इमेगोथेरेपी और गॉटमैन मेथड, ये जो थेरेपीज हैं ये रिलेशनशिप्स के लिए बेस्ट समझी जाती हैं और पॉपुलर है। अब हम रिलेशनशिप थेरेपी का ओवरव्यू देखते हैं कि ये बेसिकली क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशनशिप थेरेपी, क्या मकसद है इसका। रिलेशनशिप थेरेपी में हम काउंसलिंग करते हैं कि जो इंटरपर्सनल इश्यूज होते हैं फैमिलीज के दरमियान, कपल्स के दरमियान, यानी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है और उनकी जो ओवरऑल वेल बीइंग है उस पर वर्क करना है ताकि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेसिक पर्पस होता है मोस्टली रिलेशनशिप थेरेपी का, वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होता है। वो जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, उसको हमने इम्प्रूव करना होता है। सेकंड चीज़ ये है कि हमने इस बात की यकीन दहानी करनी है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और जो कपल्स हैं स्पेसिफिकली दे आर नॉट अब्यूजिव इन एनी वे। एक तो वो अब्यूजिव नहीं होते हैं और दूसरा ये कि वो एक दूसरे को रिडिक्यूल नहीं करते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप थेरेपी। आगे चलकर हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। अब जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं वो इमोशनल वेल बीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे की रेजिलियंस को बढ़ाते हैं और लाइफ सेटिस्फेक्शन में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं कि दोनों सेटिस्फाइड हैं, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हैं, चाहे वो पेरेंटिंग और बच्चों का आपस में रिलेशनशिप है, चाहे कपल्स का आपस में रिलेशनशिप है, दोनों पार्टीज जो हैं वो सेटिस्फाइड फील करते हैं। हमने जो प्रॉब्लम का रूट है उस तक पहुंचना होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन के नए रास्ते तलाश करने होते हैं और एक दूसरे से कनेक्शन को स्ट्रेंथन करना होता है। जो रिलेशनशिप थेरेपी है, अब हमें ये कपल को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, और इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होती है लेकिन वो उन्हें मालूम नहीं होता कि प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्या, उनकी डेप्थ है क्या, वहाँ पे रूट कॉज क्या है। तो उनको हम रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं और फिर जब हम उन चीज़ों को जान लेते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो फिर हम उनको रिजॉल्व करते हैं। और जो कम्युनिकेशन के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं उनको रिजॉल्व करके ताकि जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो सके। अब रिलेशनशिप थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है, हम देखते हैं कि फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं तो रिलेशनशिप थेरेपी का एक क्रूशियल रोल है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे। क्लाइंट्स आपके पास क्यों आएंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बातचीत के मसाइल होंगे, कम्युनिकेशन गैप्स होंगे। वो चाह रहे होंगे कि जो उनके कनेक्शंस है वो मीनिंगफुल बने। यहाँ पर हमें रिलेशनशिप थेरेपी की इम्पोर्टेंस का मालूम होता है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं रिलेशनशिप थेरेपी में जो हेल्पफुल हो सकते हैं, यानी कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स रिलेशनशिप्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो सबसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग जो आपका अनकॉन्शियस होता है, यानी एक तो हमारा शऊर होता है, हमारी अवेयरनेस में जो चीज़ होती है, एक हमारा होता है अनकॉन्शियस। जो हमारा अनकॉन्शियस है
वहां पे क्या चल रहा है, जो हमारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस हैं और हमारे बचपन के जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो रिजॉल्व नहीं हुए, उन पे वर्क किया जाता है यहाँ पे। सो हमारी जो चाइल्डहुड के अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे उनको रिजॉल्व करके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रिजॉल्व करते हैं, और इस तरह से अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। देन बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। अब ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है फॉर कपल्स एंड रिलेशनशिप्स, इसमें हम उनके ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कौन से बिहेवियर्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। इस तरह से हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, और फिर हम कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जिस तरह के रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या होती है कि अगर आपको कोई अच्छा बिहेवियर नजर आ रहा है तो उसको बढ़ाना है, राइट। और हर कोई यही चाह रहा होता है, हम यही चाह रहे होते हैं कि हम प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं नेगेटिव बिहेवियर्स की वजह से, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन वजूहात से हो रहे होते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट उनको ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स की निगाह से देख रहा होता है कि कहाँ पे बिहेवियर्स में प्रॉब्लम है और उन बिहेवियर्स को इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पर आ जाती हैं स्किल्स, स्किल्स को लर्न करना, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। सो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब पनिशमेंट इस सेंस में है कि अगर हम किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, राइट, तो ये होगी बिहेवियरल थेरेपी। देन कम्स कॉग्निटिव बिहेवियरल। कॉग्निटिव बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है, या ये जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये अब मेनली हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं, हमारा जो डिसफंक्शनल बिलीफ का एक सिस्टम है, उन पे वर्क करता है। इनको कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि हम किस अंदाज में सोचते हैं। यानी इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जब ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं तो वो नेगेटिव हो सकती हैं, और अगर हम उनको टाइम देते हैं, उनको ज़्यादा देर के लिए माइंड में रखते हैं, तो ये हो सकता है कि वो हमें हमें हमारी हैबिट बन जाए नेगेटिव सोचना, या उसी अंदाज में फिर आगे बिहेव करना। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है एक तो, और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। यानी ये बात तस्लीम शुदा है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही होती है यहाँ पर, वो कॉग्निशंस होती हैं। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमारी थॉट से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, हमारे इमोशंस भी। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, यानी हमारी थॉट्स, फिर हमारे बिहेवियर्स और हमारे इमोशंस, तीनों आपस में लिंक्ड हैं। और सबसे ज़्यादा जो फोकस वाली चीज़ है वो यहाँ पर कॉग्निशंस है। यानी जब हम अपनी थॉट्स पे वर्क करेंगे तो बाकी चीज़ें सही होने लग जाएंगी। सो जो डिसफंक्शनल बिलीव्स हैं या जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, वो हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट कर रही होती हैं। और यहाँ पर हम अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, और फिर उनको मॉडिफाई करते हैं उन पे वर्क करके। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है सिस्टमिक थेरेपी, ये सिस्टमिक स्कूल ऑफ थॉट। अब यहाँ पर जो फैमिली के सिस्टम्स हैं, वहाँ इसको एक ब्रॉडर सेंस में देखा जा रहा होता है कि हमारी जो फैमिली है उसके डायनामिक्स क्या हैं, फैमिली में कम्युनिकेशन पैटर्न्स किस तरह के हैं। सो दिस इज सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी का गोल क्या होता है कि अब जो शख्स है उसके जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिविजुअल के, उनके डीप रूटेड पैटर्न्स कौन से हैं, और फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं। और इस चीज को हम अनकवर करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसी है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन होती है। उनकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ बेस्ड ऑन देयर बिलीफ सिस्टम्स। फिर उनके रोल्स क्या हैं फैमिली में, इस चीज को देखा जाता है। अब ये जो थेरेपी का प्रोसेस होगा सिस्टमिक, तो ये हेल्प करेगा लोगों को कि वो जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं उनको
हेल्दी बिहेवियर्स में चेंज कर सके। सो यहाँ सिस्टमिक थेरेपी में हम एज अ होल फैमिली को देख रहे होते हैं और उन पे वर्क कर रहे होते हैं। देन कम्स ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल। ये अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, इसकी जो अप्रोच है, यहाँ पर हम प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ को और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। यानी इंडिविजुअल किस तरह ग्रो कर रहा है, अपने गोल्स को मीट कर रहा है, और उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ये मुराद होती है कि इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे किस तरह से पहुंच सकता है। अब ये एक प्रोसेस होता है। फुल पोटेंशियल से ये मुराद है कि आप की जितनी सलाहियतें हैं, जितनी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जब आप उन पे वर्क करते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट आप खुद अपने लिए हासिल कर सकते हैं, और जो आप वर्क कर रहे हैं उससे दूसरों की भी हेल्प हो रही है, तो आप मैक्सिमम अपने पोटेंशियल का यूज जब करते हैं, दिस थिंग इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी ये एक तरह से सक्सेस होती है आपकी। सो दिस इज ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। देन कम्स एग्जिस्टेंशियल। अब एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी हम इसको समझ लें या इसको फ्रेम ऑफ वर्क कह लें। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ह्यूमन नेचर है, हम उसकी फिलॉसफी को देखते हैं। कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं, जिस तरह के डेथ है, फियर्स हैं, फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ें तो इन पे वर्क कर रहे होते हैं। हम इनकी फिलॉसफी को समझ रहे होते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट है, फिलॉसफी को समझना। जबकि जो ह्यूमनिस्टिक है, वो ग्रोथ की नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स पे ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो रिलेशनशिप थेरेपी है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, उनको हमने असेस कैसे करना है और डायग्नोस कैसे करना है, यानी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस इन रिलेशनशिप थेरेपी। सो फॉर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस देयर आर रिलेशनशिप इन्वेंटरीज एंड क्वेश्चनेयर्स। कुछ टेस्ट्स हो सकते हैं, इन्वेंटरीज हो सकती हैं, स्केल्स हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, जो कपल्स के और फैमिलीज के डायनामिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब ये भी उन्हीं चीज़ों से रिलेट कर हो सकते हैं कि जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। तो हम इन इन्वेंटरीज के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी डेप्थ में पहुंच सकते हैं कि प्रॉब्लम्स किस किस एरिया में है, कितनी शिद्दत का है। इससे हम असेसमेंट करते हैं और थेरेपिस्ट की हेल्प होती है कि आप बहुत सारी क्वेश्चनिंग तो वो कर रहे होते हैं अपने इंटरव्यूज में, लेकिन साथ में बहुत सारी और इन डेप्थ चीज़ें भी हमें चाहिए होती हैं। सो वो हमें इन टूल्स के थ्रू मिल जाती हैं। जब हम देखते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस को, तो यहाँ पर 7 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हें हम कहते हैं 7 सीज ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इनके थ्रू हम असेस कर रहे होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इन एरियाज में हम असेस कर रहे हैं, अपनी असेसमेंट इन एरियाज के थ्रू हम कर रहे होते हैं। तो 7 सीज जो है वो कौन से हैं? कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कल्चर, कमिटमेंट, केयरिंग एंड सेक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड कैरेक्टर। ये 7 चीजें आ जाती हैं जिनके थ्रू हम मेनली असेस कर रहे होते हैं। सो ये भी एक आइडिया है कि हम किस तरह से असेस करके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। जब कपल्स आते हैं आपके पास, तो थेरेपी रूम में आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके बिहेवियर्स के थ्रू, जिस तरह से वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इसके थ्रू भी आप काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं।
इन्हीं ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि उनके इमोशनल डायनामिक्स कैसे हैं, उनका आपस में कैसा कनेक्शन है। सो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। देन कम्स जीनोग्राम्स एंड इकोमैप्स। अब जीनोग्राम जो होता है एक पिक्टोरियल डिस्प्ले होता है, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ टॉप पे ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, और दूसरी साइड पे अम्मी की तरफ से जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है, यानी दादा दादी और नाना नानी। अब यहाँ पर ये जीनोग्राम है, ये फैमिली का स्ट्रक्चर दे रहा है और उसके डायनेमिक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर जो पैटर्नल ग्रैंडपा हैं उनको हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, जबकि जो मदर की तरफ से ग्रैंड माँ है उनको डायबिटीज है। राइट। सो हम जीनोग्राम्स के थ्रू फैमिली की हिस्ट्री देखते हैं, ताकि हम उनकी जो जेनेटिक, मेडिकल, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं फैमिली के, उनको समझ सकें, हम उनको इंटरप्रेट कर सकें। तो ये एक तरह का रिकॉर्ड होता है जो पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, इसे हम कहते हैं जीनोग्राम। देन इको मैप्स। इको मैप्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इको मैप के थ्रू हम जो फैमिली है उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, इस चीज को हम एसेस करते हैं। फैमिली की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या नीड्स हैं, उनकी रिसोर्सेज, और किन रिसोर्सेज में कमी है, यानी कहाँ पे वर्क की जरूरत है, जहाँ पे डेफिसिट्स हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं इको मैप की। फॉर एग्जांपल मिशेल, ये एक इंडिविजुअल है। अब इनके अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं, जो बोल्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को। जैसे उनके मॉम के साथ, डैड के साथ, ये इन सब के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी कि पॉजिटिव कनेक्शन है। और ये जो एरो के साइंस है, इट मीन्स कि एनर्जी किस तरफ फ्लो हो रही है। राइट, यानी किसको इस रिलेशनशिप से एनर्जी मिल रही है। तो जहां दोनों को मिल रही है वहां पे दोनों साइड्स पे एरो के निशान है। जहां पर किसी एक को मिल रही है तो वहां पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोच है, मिशेल के कोई कोच हैं, निकोल, तो उनसे एनर्जी मिशेल को मिल रही है। सो मिशेल की तरफ यहाँ पर एरो का साइन है। तो ये जो इको मैप है, आप जैसे कि देख सकते हैं, ये कनेक्शंस और रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। जहाँ पे ये जो लाइन ब्रेक हुई हुई है, कोई उनके फैमिली मेंबर है टेलर, उनके साथ, तो वहां पे हम कह सकते हैं उनका वीक रिलेशनशिप है। किसी हद तक उनको एनर्जी उनसे मिलती है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो वीक है, इतना कंसिस्टेंट नहीं है। सो ये जो इको मैप है जस्ट सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम है। और हम चर्च के साथ उनका कनेक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि अपने कल्चर में हम कह सकते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या मस्जिद के साथ कैसा ताल्लुक है, इस चीज को भी हम इसके थ्रू एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइंस ऐसी हैं, जैसे कि एक काउंसलर हैं मिस्टर जी, तो उनके साथ मुश्किल रिलेशनशिप है उनका। जिस लाइन के अंदर आपको इस तरह से डैशेस सी नजर आ रही हैं, ये क्या है, स्ट्रीनस, यानी कि डिफिकल्ट रिलेशनशिप है उनके साथ। सो ये हो गया इको मैप। अब इको मैप से इसका क्या मकसद होता है कि आप एक ही जगह पर, यानी माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि आपके कनेक्शंस किस तरह के हैं। अलग से आपको याद रखने की नीड नहीं होती। जब आपका क्लाइंट आपको सारी हिस्ट्री बताता है तो वो आपने यहाँ पर इस पिक्चर में आपने इस तरह से सेव कर लेना होता
आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स में कॉमन इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की हम बात कर चुके हैं। मेन चीज यही होती है कि जब आप किसी से रिलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आपने अपने इमोशंस, अपनी नीड्स शेयर करनी होती हैं। तो आप कम्युनिकेट करते हैं, जब कम्युनिकेशन में गैप्स आते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये एक बड़ा इशू होता है और इसको रिजॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है। तो कहाँ पर कम्युनिकेशन के ब्रेक डाउन्स हैं, वो किस वजह से हैं, पार्टनर इसमें क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने आप को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को हमने देखना होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन चीज़ों पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हूँ, चूंकि हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहा होता है, अपनी नीड्स और अपने इमोशंस शेयर कर रहा होता है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी तो फिर दूरियां बढ़ती हैं, खासकर जो इमोशनल डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और फिर रिलेशनशिप्स को मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो मेन फोकस हमारा होता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे होता है। कम्युनिकेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस अंदाज में सॉल्व किए जाएं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को समझ सकें। देन कम्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कम्युनिकेशन में ही, गुफ्तगू के दौरान ही, बातचीत करते हुए भी, और डिफरेंट मसाइल को लेकर, चाहे उनके फाइनेंसेस हैं, चाहे कंट्रोल इश्यूज हैं, पावर एंड कंट्रोल, डिफरेंट जगहों पर हम ये देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किस तरह से करना है, इस पे वर्क होता है। इसके लिए भी थेरेपी होती है कि आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को बेहतरीन अंदाज में रिजॉल्व करें कि वो एक विन विन सिचुएशन हो, दोनों पार्टीज जो हैं उससे हैप्पी रहें। सो जो सक्सेसफुल कपल्स होते हैं उनके कुछ इस तरह के रूल्स हो सकते हैं आर्ग्यू करते हो, जब वो आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट्स तो हो सकते हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए होते हैं, और जब वो इनसे स्टिक कर जाते हैं रूल्स के साथ, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और जो डिबेट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अच्छे से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि ब्रीदिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जब आपने रिस्पॉन्ड करना है ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स, आपने पहले ब्रीथ करना है, यानी आपने माइंडफुल रहना है। सेकंड, रिफ्रेनिंग फ्रॉम यूजिंग प्रोफेनिटी, आपने बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। रेजिस्टिंग नेम कॉलिंग, आपने लेबल नहीं करना, ऐसे बुरे अलकाबात से आपने एक दूसरे को नहीं पुकारना। स्टेइंग ऑन पॉइंट, अब जिस चीज की बात हो रही है उसी से जुड़े रहना है, यानी एक मसला है ना, उसको अगर आप सुलझाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली यही इशू है कि जिस टॉपिक पे बात हो रही है उसको आप उलझाना तो नहीं चाह रहे, सुलझाना चाह रहे हैं, तो उसी पॉइंट को आप सुलझाएंगे। तो ये सक्सेसफुल कपल्स के रूल्स होते हैं जब वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं। देन इंटीमेसी एंड सेक्सुअलिटी, बहुत से जो मसाइल होते हैं रिलेशनशिप्स में वो सेक्स बेस्ड हो सकते हैं, यानी कि जो कपल्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, सेक्सुअली उनकी क्या नीड्स हैं। तो इसके लिए आपको ऑनेस्ट होना होता है, ओपन होना होता है, अपने साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। और आप ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू जो आपकी वांट्स है, आपकी नीड्स है, उन्हें डिस्कस करते हैं, और इसी तरह से अपने पार्टनर को भी आप ऐसा ही करने के लिए इनकरेज करते हैं। देन कम्स पेरेंटिंग इन फैमिली। अब पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो सीखी जाती है, सब सीखी जाने वाली चीज है, ये खुद ब खुद नहीं आती। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ये बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए वेरी डिफिकल्ट का वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी कि इसे आपने सीखना होता है, जैसे कि चीजें लग रही होती हैं पहले वैसा नहीं होता, यू हैव टू लर्न इट। इसके लिए आपको एक कंप्रिहेंसिव कोहेसिव प्लान डेवलप करना होता है कि आप किस तरह से कमिटेड रहेंगे, किस तरह से जुड़े रहेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, और जो पेरेंटिंग इश्यूज हैं उनको आप अपने पार्टनर से शेयर करते रहेंगे, उनको डिस्कस करते रहेंगे।
जब इन प्रॉब्लम्स को आप डिस्कस कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपने एक यूनिफाइड फ्रंट के तौर पे सामने आना है। यानी कि अगर आप पेरेंट्स हैं ना, तो अगर आप अपनी अपनी राय लेके आ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्गुमेंट्स का होना हो सकता है। सो आप पहले एक चीज पर दोनों मिलके एक फैसला कर लें कि ये चीज इस तरह से होनी है। जो बेस्ट डिसीजन है वो आप डिसाइड कर लें कि इसको हमने इस तरह, ये स्ट्रेटजी इस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, तो यानी आपने एक यूनिफाइड फ्रंट के तौर पे सामने आना है और यहाँ पे इख्तलाफात पे आपने पहले से वर्क किया होना चाहिए। सो पेरेंटिंग एंड फैमिली के इश्यूज भी हमें रिलेशनशिप्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। हम अपने बच्चों से किस तरह रिलेट कर रहे हैं, किसकी बात मानी जाएगी। यानी हम अगर उनके बारे में डिसाइड कर रहे हैं कुछ, तो वहां पर तो हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे। किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। इसी तरह से खासकर जब बच्चे टीनेज में इंटर होते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो इमोशनल इश्यूज हैं, वहाँ पे एक डिफरेंट अंदाज में डील करना होता है। तो उसके लिए भी आपने सीखना होता है कि उनके इश्यूज को किस तरह से टैकल करना है। देन इनफिडेलिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज। ऐसा हो सकता है कि ट्रस्ट के इश्यूज किसी भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके जो पार्टनर हैं, आपको ऐसा लगता है या रियल में ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको चीट किया है, तो फिर ये आपके हाथ में होता है फैसला कि आपने क्या करना है। अगर आपने उन्हें फॉरगिव करना है या आपने इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना है। तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं कि आपने फिर कंसिस्टेंट रहना होता है जो आपकी कमिटमेंट है उसके साथ, और इस रिलेशनशिप को एक अच्छे अंदाज में आगे लेके चलना होता है। इसके ऊपर हम आगे चल के डिटेल थेरेपी और वर्कशीट्स भी देखेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट इनको यहाँ पर सरसरी निगाह इन पे डाल रहे हैं। जी। सो कल्चरल कंपिटेंस इन रिलेशनशिप थेरेपी। अब जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप थेरेपी की, जब आप एक कपल थेरेपिस्ट हैं तो आपको डाइवर्सिटी को समझना होता है। फॉर एग्जांपल, वो जो कपल है उनमें से जो हस्बैंड है और वाइफ है, फॉर एग्जांपल, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो आपको उनके कल्चर्स के बारे में पहले से इल्म होना ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, उनकी जो कल्चरल डायनामिक्स हैं और उनके दरमियान फिर जो रिलेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो आपने डाइवर्सिटी को पहले समझना होता है। जब आप चीज़ें जान रहे होते हैं, जब आप एसेस कर रहे होते हैं, जब आपका उनके साथ क्लिनिकल इंटरव्यू होता है इन द स्टार्ट, और फिर थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड इन्वेंटरीज, आपने ये सारी चीज़ें पहले जाननी होती हैं कि जब आप इंटरवीन करेंगे उस टाइम पे आपने वो सारी जो स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है वो उनके अकॉर्डिंग करनी होगी, ताकि ये जो थेरेपी हो ये क्लाइंट सेंटर्ड हो सके। तो कल्चरल सेंसिटिविटी, आप जब कल्चरली सेंसिटिव होते हैं, इट मीन्स कि आप जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके कल्चर को लेके आप उनकी वर्थ को अफर्म करते हैं। चाहे उनके कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड्स हो, आप उनकी वर्थ को अफर्म करते हैं। यानी आप तस्लीम कर रहे हैं कि दे आर वर्दी। और कल्चरल कॉम्पिटेंस को साइकोलॉजिस्ट थेरेपी में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी जो लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आपने उनको अकाउंट में लेना है। यानी आपने उन सब चीज़ों को कंसिडर करना है और इस चीज़ को भी तस्लीम करना है कि वो सब वैल्यू रखती हैं। राइट। सो यहाँ पर अगर आपके माइंड में कोई बाइसेस हैं, कोई जजमेंट्स हैं, तो ये आपने पहले से क्लैरिफाई करनी होती हैं और आपको एक नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टेंस ओरिएंटेड एटीट्यूड रखना होगा। जैसे हम कुछ पाकिस्तान के सब कल्चर्स को देखते हैं, यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कि
इन पंजाब पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है, तो उनकी जो डेली कम्युनिकेशन है पंजाब में, जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उर्दू ज़्यादा बोली जा रही है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, इसी तरह से जो पश्तून्स हैं वो पश्तो बोलते हैं। तो आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मालूम होना चाहिए, आप उनकी लैंग्वेज समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी कल्चर के क्लाइंट्स लेते हैं तो आपको उनकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, या एटलीस्ट आपके पास ट्रांसलेटर्स हों और आप उनके कल्चर को समझते भी हों। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। सो इन द ऑफिस रूम आप किस तरह से कल्चरल सेंसिटिविटी डिस्प्ले कर सकते हैं? एज अ थेरेपिस्ट आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं जो कि पंजाबी स्पीकिंग है, और सेशंस के दौरान आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में बात करने देते हैं ताकि वो जो अपने प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपको समझा सकें। ठीक है, तो ये है कल्चरल सेंसिटिविटी, कि आप उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव हैं, आप अंडरस्टैंडिंग हैं। देन वेडिंग जो ट्रेडिशंस होती हैं, शादी की रस्मात जो होती हैं, उनको समझना भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट होता है, कि आपको मालूम हो कि क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। जिस तरह कि अक्सर जो पंजाब में जो वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे मेहंदी की सेरेमनीज होती हैं, और अक्सर देखा जाता है कि जो पश्तून कम्युनिटीज़ है वहाँ पे सिंपलिसिटी ऑफ निकाह होता है, सादगी से उनका वहाँ निकाह कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को समझना, उनके कल्चर को जानना, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो पाकिस्तानी सब कल्चर्स में से हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं फैमिली डायनामिक्स की, तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैमिली टाइप्स हो सकती हैं, जिस तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। इसके अलावा भी कुछ फैमिली के सिस्टम्स हो सकते हैं। सो न्यूक्लियर फैमिली में ये होता है कि दोनों पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन साथ रह रहे होते हैं, जबकि सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि अगर तो डिवोर्स हो चुका है या एक पार्टनर की डेथ हो चुकी है, सो मदर या फादर बच्चे के साथ जब रह रहे हैं तो वो सिंगल पेरेंट होंगे। इसी तरह से एक्सटेंडेड फैमिली होती है जहाँ पर अंकल्स, आंट्स और कजन्स ये सब साथ रह रहे होते हैं, तो दिस इज एक्सटेंडेड फैमिली। देन अगर कपल, सिर्फ कपल रह रहा है, अभी उनके बच्चे नहीं है, तो इसे हम कहते हैं चाइल्डलेस फैमिली, राइट। देन कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं रहते, और जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो बच्चों को संभाल रहे होते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट फैमिली। फिर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डाइवोर्स्ड लोग या सेपरेटेड लोग जब शादी कर लेते हैं, आगे फर्दर रिलेशन बना लेते हैं किसी के साथ, तो फिर उनके साथ, उनके बच्चों के साथ जो आपस में रिलेशनशिप होता है, तो वो स्टेप फादर या स्टेप मदर का होता है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप फैमिली। सो हमें इन तमाम फैमिली डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत होती है। और जब हम बात करते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी की, इट मीन्स के कल्चरल सेंसिटिविटी एक थेरेपिस्ट की हेल्प कर सकती है कि वो किस तरह कल्चरली कंपिटेंट होगा। तो इससे क्या मुराद है कि आप पहले तो अपने कल्चर को समझते हैं, अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप अपने क्लाइंट के कल्चर को समझते हैं, ये चीज़ हो गई। और फिर जब आपका जो कल्चर है, आप जिस अंदाज में इंटरेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, तो इस रिलेशनशिप को वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका कल्चर, यानी कोई बायसेस तो शामिल नहीं हो रही है, कोई जजमेंट्स तो शामिल नहीं हो रही, आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है उनके कल्चर के बारे में भी।
तो आपने जब उनके कल्चर को अंडरस्टैंड करना है तो ड्यूरिंग द इंटरवेंशन आपने रिस्पॉन्ड भी उनके कल्चर के अकॉर्डिंग करना है। सो दिस इज कल्चरल सेंसिटिविटी। इसी तरह से हम वेडिंग ट्रेडिशंस को ले लें तो अब डिफरेंट सब कल्चर्स जो हैं पाकिस्तान के, आपके क्लाइंट्स कहीं से भी हो सकते हैं, राइट? तो अब उनके लिविंग स्टाइल्स क्या हैं, किस तरह से वो लाइफ गुजारते हैं। हम बात कर रहे थे वेडिंग ट्रेडिशंस और वेडिंग रिचुअल्स की। इससे ये भी मुराद है कि अब वो कपल्स किस तरह से लाइफ गुजारते हैं, क्या कस्टम्स हैं, किस कल्चर को वो फॉलो करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को समझेंगे, उनके लाइफस्टाइल्स को समझेंगे, तो हम बेहतर अंदाज में इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम कुछ कपल्स थेरेपी की टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहले इमोशनल फोकस थेरेपी। जब हम बात करते हैं कपल्स थेरेपी की तो सबसे पहले इमोशनल फोकस थेरेपी आती है। इसको हम इमोशन फोकस्ड कपल थेरेपी भी कहते हैं। तो इस थेरेपी के अकॉर्डिंग जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अब ये थेरेपी किस तरह से वजूद में आई कि जो वेस्टर्न साइकोथेरेपी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा था कॉग्निशन को। उससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट था वहाँ पे बिहेवियर्स को एम्फेसाइज किया जा रहा था। और एट द स्टार्ट जो साइको एनालिसिस है, यानी जिसमें हम चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स को देख रहे होते हैं, तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स मौजूद थे। जबकि मेन प्रॉब्लम को देखा जाए जब, तो वो इमोशंस होते हैं। हर इंसान जब इमोशनली हर्ट फील करता है, इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, तब वो थेरेपी सीख करते हैं। तो इस ओवर एम्फेसिस जो कि कॉग्निशन और बिहेवियर को लेकर था वेस्टर्न साइकोथेरेपी में, ईएफटी वजूद में आई जिसका मेन फोकस इमोशंस पे था। तो जो ईएफटी है उसके अकॉर्डिंग जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने इमोशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, अपने इमोशंस की अवेयरनेस हासिल करें। यानी उन्हें तमाम इमोशंस का इल्म होना चाहिए, कैसा वो फील कर रहे हैं। एक तो उनकी आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो जो वोकेबलरी यूज़ करते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस इमोशन का क्या नाम है, वो हर इमोशन को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। तो जब ये अवेयरनेस उन्हें हो जाती है, इसके बाद अपने इमोशंस का प्रोडक्टिव यूज़ करना। तो ईएफटी इसलिए डिज़ाइन की गई थी। सो इस थेरेपी में, इमोशनल फोकस थेरेपी में, हम बेसिकली जो इमोशनल बॉन्ड्स हैं पार्टनर्स और फैमिलीज के दरमियान, उन पे फोकस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक पैराडॉक्स है कि जो इमोशन का वर्क है, जब हम इमोशंस के साथ वर्क कर रहे हैं, इमोशंस के लिए इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो होता यूं है कि आपने इमोशंस को पहले एक्सेप्ट करना होता है। यानी इमोशंस को आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टली, यू हैव टू एक्सेप्ट द इमोशंस। इससे ये मुराद है कि जो इमोशनल पेन है उसको पहले अलाउ करना, उसको पहले आपने एक्सेप्ट करना है, ताकि वो मुकम्मल तौर पे आप उसे फील कर सकें, उसे सुन सकें। जब आप उस पेन को फेस करते हैं, फील करते हैं, तो अब चेंज मुमकिन हो सकती है।
सो इमोशन फोकस थेरेपी, अब हम बात करते हैं कि किस चीज पे बेस करती है, कैसे ये वजूद में आती है। तो अटैचमेंट थ्योरी जो जॉन बॉलबाय ने पेश की थी, अकॉर्डिंग टू जॉन बॉलबाय, जो इंसान का अटैचमेंट पैटर्न होता है वो बचपन में बनता है। जो उसका मदर के साथ अटैचमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फिर आगे भी लाइफ में दूसरों के साथ अटैच होगा। अगर तो वो सिक्योर अटैचमेंट है तो उसके सिक्योर इमोशनल बॉन्ड्स बनेंगे। अगर वो इनसिक्योर अटैचमेंट है तो इमोशनल बॉन्ड्स भी इनसिक्योर बनते हैं। सो इन पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से उनका इमोशनल बॉन्ड बनता है। सो पर्पस क्या है कि सिक्योर इमोशनल बॉन्ड्स बनाए जाएं। अब जो इमोशनली फोकस्ड थेरेपी है, हम उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें एक बहुत मेन पैटर्न शामिल होता है जिसे हम कहते हैं विड्रॉर परसूअर पैटर्न। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं परसूअर डिस्टेंसर पैटर्न। यानी जो विड्रॉ करने वाला है वो डिस्टेंस चाह रहा है, और जो परसू करने वाला है वो पार्टनर की जाने बढ़ना चाह रहा है। तो अक्सर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि एक पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है। यानी जब रिलेशनशिप स्ट्रेस में होता है तो वो पार्टनर उस स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है कि वो अपने पार्टनर से दूर होना चाह रहा है। तो ये विड्रॉअर हो गया। परसूअर क्या करता है कि वो रिलेशनशिप के स्ट्रेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है कि वो पार्टनर के करीब होना चाह रहा होता है। यानी वो कम्युनिकेट करना चाहता है और टुगेदरनेस चाह रहा होता है ताकि इस स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड किया जा सके और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। जबकि जो विड्रॉअर है वो इस स्ट्रेस को लेकर सेपरेशन या स्पेस चाह रहा होता है। अब यहाँ पर एक पार्टनर जो परसूअर है वो अर्जेंट एफर्ट्स चाह रहा होता है कि जल्दी से कुछ हो और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है फिक्स हो जाए। जबकि जो विड्रॉर है वो इसलिए पीछे हट रहा होता है ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पेन से वो बच सके। यानी उसकी कोशिश ये होती है, अर्जेंट एफर्ट ये होता है कि वो गेट अवे हो जाए, दूर हो जाए। वो विड्रॉ करना चाह रहा होता है। सो एक पार्टनर डिस्टेंस की वजह से एंशियस हो रहा है, और जो दूसरा पार्टनर है विड्रॉर जो है वो क्लोजनेस की वजह से, जो स्ट्रेस के दौरान क्लोजनेस है उसकी वजह से वो एंशियस हो रहा है। तो इस पैटर्न को समझना जरूरी होता है। फिर यहाँ पर जो विड्रॉल है, जो विड्रॉ करने वाला पार्टनर है, जो डिस्टेंसर है, जो डिस्टेंस चाह रहा है, उसके विड्रॉल को सॉफ्टन करने की जरूरत है। कि यानी वो बैक स्टेप तो ले रहा है, वो दूर तो होना चाह रहा है, लेकिन इससे तो दोनों पार्टनर्स के लिए तकलीफ, ये चीज तकलीफ की वजह बन सकती है। तो अब जो विड्रॉइंग पार्टनर है यानी जो डिस्टेंसर है, जो डिस्टेंस चाह रहा है, उसे इनकरेज किया जाता है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। शट डाउन करने की बजाय, डिस्टेंस या सेपरेट होने की बजाय अब वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशंस को सुनते हैं, समझते हैं। तो इमोशंस की एक एंगेजमेंट हमें यहाँ पे इस थेरेपी में नजर आ रही है। इमोशनली फोकस्ड थेरेपी में पार्टनर्स जो हैं वो ओपनली एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, और एक दूसरे के इमोशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि एक डीपर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। सो दिस इज इमोशनली फोकस्ड थेरेपी।
नेक्स्ट है गॉटमैन मेथड कपल्स थेरेपी, या इसको सिंपली हम गॉटमैन मेथड भी कहते हैं। सो गॉटमैन मेथड में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। उनमें सबसे पहले है द फोर हॉर्समैन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 4 ऐसे नेगेटिव कम्युनिकेशन के पैटर्न्स हैं जिन्हें रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। यानी ये प्रॉब्लम की वजह बनते हैं, ये दूरियों की वजह बनते हैं, और ये रिलेशनशिप में दरार पैदा करने की वजह बन सकते हैं। तो ये 4 जो पैटर्न्स हैं वो क्रिटिसिज्म, कॉन्टेम्प्ट, डिफेंसिवनेस और स्टोन वॉलिंग। इन चारों को अभी हम डिटेल में देखते हैं और इन पे किस तरह वर्क करना है हम ये भी देखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने एक तस्वर पेश किया कि 7 प्रिंसिपल्स होते हैं कि शादी को लॉन्ग टर्म में लेकर चलने के लिए 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, और उसकी बेस जो है उन्होंने लव मैप्स को बताया है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग, पार्टनर्स एक दूसरे की जो इनर वर्ल्ड है, उनकी जो दुनिया है, उसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग होना, उनके पास इंफॉर्मेशन होना अपने पार्टनर्स के बारे में, ताकि एक इंटीमेसी और कनेक्शन का सेंस बन सके। सो जो 7 प्रिंसिपल्स बताए वो भी हम देखते हैं, उनकी बेस में क्या है, लव मैप्स है। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है टर्निंग टूवर्ड्स बिड्स। अब होता ऐसा है कि पार्टनर्स जब चाहते हैं कि उनका जो साथी है, उनका पार्टनर, उससे वो क्लोज होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं या अटेंशन चाहते हैं, तो उस वक्त क्या वो एक दूसरे की जानिब टर्न करते हैं या टर्न अवे कर जाते हैं। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको भी हम आगे चल के 7 प्रिंसिपल्स में देखते हैं। सबसे पहले द 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स। अब ये जो 4 चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती हैं, उनमें सबसे पहले क्रिटिसिज्म है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो भी देखते हैं, और उनको स्टॉप करके क्या चीज़ होनी चाहिए रिलेशनशिप में, यानी कि इन प्रॉब्लम्स के लिए एंटीडोट्स क्या होंगे, तो इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म से ये मुराद है कि आप किसी की पर्सनैलिटी पे अटैक करते हैं। एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की पर्सनैलिटी पे अटैक करता है, उसके कैरेक्टर पे अटैक करता है, और ये अटैक वर्बल होता है, यानी वर्ड्स के थ्रू, ज़बानी तौर पे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या चीज़ लेके आ सकते हैं, जेंटल स्टार्टअप। जेंटल स्टार्टअप मीन्स कि जो आपने फील किया है, तो आपने अपनी फीलिंग्स को आई स्टेटमेंट्स के साथ एक्सप्रेस करना है। यानी आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करनी है। क्रिटिसाइज करने की बजाय अगर आपने अच्छा फील नहीं किया, तो वो अटैक करने की बजाय आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, और वो आई का स्टेटमेंट यूज करते हुए करनी है, और जो आपकी नीड है आपने वो एक्सप्रेस करनी है। सेकंड जो हॉर्समैन है वो है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट से ये मुराद है कि अपने पार्टनर के सेंस ऑफ सेल्फ पे अटैक करना, और इस अटैक की इंटेंशन ये हो कि आप इंसल्ट कर रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम इसका एंटीडोट, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि बिल्ड अ कल्चर ऑफ अप्रिसिएशन। हर पार्टनर की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी कुछ कुर्बानियाँ होती हैं, उनके पॉजिटिव एक्शंस होते हैं रिलेशनशिप के लिए, तो हमने अब उनको अप्रिशिएट करना है और उनके लिए ग्रेटिट्यूड तलाश करना है। देन थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है डिफेंसिवनेस। डिफेंसिवनेस यानी कि अपने आप को विक्टिमाइज करना, खुद को मजलूम शो करना, और
ये समझना कि हम पे जुल्म हो रहा है और जो हमारा पार्टनर है वो अटैक कर रहा है हम पे, और एक तरह से हम उन्हें ब्लेम दे देते हैं। तो दिस इज नोन एज डिफेंसिवनेस। अब इसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसका एंटीडोट क्या होगा कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब प्रॉब्लम्स अराइज कर रहे हैं, इट मीन्स कि दोनों उन प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे होते हैं, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने अपने पार्टनर के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझना है, उनको एक्सेप्ट करना है कि वो किस फीलिंग में कोई बात कर रहे हैं, और जो आपकी गलती है, जो आपकी मिस्टेक है, आपकी रॉन्ग डूइंग है, उसके लिए आपने अपोलॉजी ऑफर करनी है, आपने सॉरी कहना है। सो दिस इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन लास्ट चीज इसमें जो आ जाती है वो है स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग किसी भी अंदाज में रिलेशनशिप से विड्रॉ करना है। यानी जब आप देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, तो आप डिसअप्रूव कर देते हैं रिलेशनशिप को, डिस्टेंस चाहते हैं या सेपरेशन चाहते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को स्टोन वॉलिंग का नाम दिया गया है कि आप दीवार खड़ी कर देते हैं, रोक देते हैं रिलेशनशिप को। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप फिजियोलॉजिकली सेल्फ सूदिंग करते हैं। यानी आप इस प्रॉब्लम को इस अंदाज में टैकल करने के बजाय कि आप विड्रॉ कर रहे हैं या डिसअप्रूव कर रहे हैं, डिस्टेंट हो रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं खुद को, आप क्या करते हैं, आप एक ब्रेक ले लेते हैं। और वो जो टाइम है, वो जो इमोशनल हीट का टाइम है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, तो उस वक्त में आप एक ब्रेक ले लेते हैं और उस टाइम को आप कुछ ऐसा करने के लिए यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं कि आप सुकून हासिल करें, सुकून महसूस करें, आपको सूदिंग मिले, और उस कॉन्फ्लिक्ट से आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और फिर आप वापस जब एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो उस टाइम पे आप वापस रूटीन में आ चुके होते हैं और वो जो इमोशनल पेन है वो गुजर चुका होता है। सो ये थी द फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स, और इनको हमने किस तरह से टैकल करना है। देन डॉक्टर जॉन गॉटमैन का सेकंड कॉन्सेप्ट, द साउंड रिलेशनशिप हाउस। सो डॉक्टर जॉन गॉटमैन के अकॉर्डिंग, जो एक हैप्पी रिलेशनशिप होता है और एक सिक्योर रिलेशनशिप होता है, वो एक हाउस की तरह होता है, एक घर की तरह होता है। सो इसकी कुछ फ्लोर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसके कुछ फ्लोर्स हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी बेस है, दिस इज फ्लोर नंबर 1, और यहाँ ये इसकी वॉल्स हैं। सो जो फ्लोर 1 है, इट इज बिल्ड लव मैप्स। लव मैप से ये मुराद है कि आप एक दूसरे को जानने के लिए, जो कपल है, जो पार्टनर्स हैं, वो एक दूसरे को जानने के लिए एक फर्म फाउंडेशन कायम करते हैं। एक मजबूत बेस होती है कि आप एक दूसरे को जानते हैं सबसे पहले। तो ये एक साउंड रिलेशनशिप हाउस का फर्स्ट लेवल होता है, और इसको डॉक्टर जॉन गॉटमैन ने लव मैप्स का नाम दिया है। यानी लव मैप जो है, वो आपके पार्टनर की जो अंदर की दुनिया है, उनकी जो इनर वर्ल्ड है, उसकी उसके लिए गाइड होती है, उसका एक मैप होता है। इसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं कि आपके पार्टनर की लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं,
आपके पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आपके पार्टनर का जो बचपन है वो खुशगवार गुजरा था। इस तरह के क्वेश्चंस। फिर जब आपके पार्टनर थक जाते हैं तो वो किस तरह से रिलैक्स करते हैं। सो अब जो लव मैप्स बिल्ड करने का तस्वर है, इसका ये मीनिंग हुआ कि आप अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा जानना चाह रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपको उन मैप्स तक पहुंचना आसान हो जाए। तो इस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए बढ़ती है। सो जो एक आइडियल रिलेशनशिप होता है उसमें आप अपने पार्टनर को बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा जान रहे होते हैं। देन सेकंड जो फ्लोर है, फ्लोर 2, इट इज शेयर फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन। अब फॉन्डनेस और एडमायरेशन शेयर करने से ये मुराद है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के जो गुड क्वालिटीज़ हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सो इससे फॉन्डनेस में और एडमायरेशन में इजाफा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको उनका ह्यूमर पसंद है, सेंस ऑफ ह्यूमर आपको उनका अच्छा लगता है, या अगर वो किसी की हेल्प करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, ये चीज़ आपको पसंद है। इट कैन बी एनी क्वालिटी, जो चीज़ आपको पसंद है आप उसका जिक्र करते हैं, आप उसको एडमायर करते हैं, आप उन चीज़ों को पसंद करते हैं तो उस पसंदीदगी का इजहार करते हैं। अब ये इंसान का नेचर होता है कि इंसान अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना पसंद करता है। उसे ये चाहिए होता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज होती हैं, और ये चीज़ जब आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही होती है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो दिस इज फ्लोर 2, शेयर फॉन्डनेस एंड एडमायरेशन। फ्लोर 3 इज टर्न टूवर्ड्स। अब जब आपको अटेंशन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, या आपको कंफर्ट चाहिए अपने पार्टनर से, तो आप कोई बात करते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं, या कोई आप ऐसा जेस्चर देते हैं। यहाँ पर शेयर्ड मीनिंग होता है, आप समझ सकते हैं एक दूसरे की बातों को। तो अब जब आपको ये चीज़ें चाहिए हैं, अटेंशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए अपने पार्टनर से, तो अब वो जो रिस्पॉन्स होता है आपके पार्टनर की तरफ से, इसको गॉटमैन ने बिड का नाम दिया है, कि आप बिड की तरफ टर्न टूवर्ड करते हैं। यानी अगर आप उसकी तरफ टर्न टूवर्ड कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि आपको अपने पार्टनर से वो चीज़ मिल गई, आपको अटेंशन, सपोर्ट और कंफर्ट मिल गया। लेकिन इफ़ यू टर्न अवे, तो इसका मीनिंग ये है कि पार्टनर ने आपको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको सपोर्ट, कंफर्ट और अटेंशन नहीं मिली। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि जब काफ़ी अरसे के लिए आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं और आप टर्न टूवर्ड करने की बजाय टर्न अवे करते रहते हैं, तो ये रिलेशनशिप के लिए एक डिजास्टर हो सकता है। सो जब आप एक दूसरे की इन नीड्स को, अटेंशन, सपोर्ट और कंफर्ट की नीड्स को समझते हैं, और आप एक दूसरे की जानिब टर्न करते हैं इन चीज़ों के लिए, और आपको ये चीज़ें मिलती हैं, तो आपको एक सेफ स्पेस मिलता है अपने रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप इजीली अपनी नीड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
राइट। सो ये चीज थर्ड फ्लोर पे आ गई। फ्लोर नंबर 4 इज द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ये मुराद है कि जो कपल्स होते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप में कपल्स एक दूसरे के अंदर बेस्ट की तलाश में होते हैं, वो बेस्ट को देख रहे होते हैं, इस पर्सपेक्टिव से एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है। सो अगर कोई चीज नेगेटिव नजर आ रही है तो हम इस तरह से इसको ले सकते हैं कि शायद वो भूल गए हैं, तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें देना पड़ता है कि शायद वो एब्सेंट माइंडेड थे, उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं किया। सो दिस इज पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। फ्लोर नंबर 5 इज मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। अब रिलेशनशिप्स में यूं होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज तो होते ही होते हैं कभी ना कभी, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान हमने करना क्या है, असल चीज़ ये होती है। सो सबसे पहले जो हमारे पार्टनर का इन्फ्लुएंस है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और उनकी जो डिज़ायर्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करते हैं, यानी आप सब कुछ अपने अंदाज में नहीं करते बल्कि आप उनकी फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर्स को भी समझते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर कोई मैटर सॉल्वेबल आपको लगता है या आपको लगता है कि आप उसे सॉल्व नहीं भी कर सकते, फिर भी आप उस चीज़ के बारे में डायलॉग करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और प्रॉब्लम आर्गुमेंट की तरफ बढ़ रहा है, तो उस वक्त, यानी कि जब आप आर्गुमेंट में हैं, तो आप सेल्फ सूद करते हैं, आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, लाइक आप वॉक के लिए चले जाते हैं या डीप ब्रीदिंग आप करते हैं। सो इस तरह से आपको पुरसकून रहने में हेल्प मिलती है और इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे अंदाज में मैनेज कर सकते हैं, जब आप डिस्ट्रेस को अच्छे अंदाज में टॉलरेट कर लेते हैं। देन फ्लोर नंबर 6 इज मेक लाइफ ड्रीम्स कम ट्रू। अब एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है उसमें आपके पार्टनर के जो ड्रीम्स होते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, आप ना सिर्फ उन्हें उन ड्रीम्स को परस्यू करने में इनकरेज कर रहे होते हैं बल्कि आप उनकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। सो पार्टनर की लाइफ ड्रीम्स को पूरा करना, इसका ये मीनिंग हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बेहतरीन लाइफ चाहते हैं और उसकी लाइफ को ऐसा बनाने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो आप करेंगे। देन फ्लोर नंबर 7, द टॉप फ्लोर इज क्रिएट शेयर्ड मीनिंग। अब जो ये द साउंड रिलेशनशिप हाउस है, ये इसका जो 7th फ्लोर है ये भी लव मैप्स की तरह है, यानी जिस तरह से आपने एक दूसरे की जो इनर वर्ल्ड है उसको समझा था एट द स्टार्ट। सो अब यहाँ पर डॉक्टर जॉन गॉटमैन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो आपकी पार्टनरशिप है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें एक सिंबल्स का कल्चर डेवलप करना होता है, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं
जो आप दोनों को एक टीम की तरह एक्सप्रेस करते हैं। अब आपका एक शेयर्ड सेंस ऑफ मीनिंग है, आप चीज़ों को एक टीम की तरह देख रहे होते हैं। सो ये जो रिचुअल्स हैं, चाहे वो आपके वीकली बेसिस पे कोई कनेक्शंस हैं, या आप एक यूनिक अंदाज में अपने पार्टनर की सालगिरह को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इस तरह का जो शेयर्ड मीनिंग क्रिएट करना, ये फ्लोर नंबर 7 पे आ जाता है। सो इससे आपका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो ये तो हो गए 7 फ्लोर्स। अब इसके अलावा जो ये आप साइड पे देख सकते हैं वॉल्स जो हैं, ये ट्रस्ट और कमिटमेंट से बनी। अब जब तक ये वॉल्स नहीं होंगी, यानी ये पिलर्स नहीं होंगे, तो ये 7 फ्लोर्स जो हैं वो स्टैंड नहीं हो पाएंगे। तो इनके लिए मस्ट है कि ये जो ट्रस्ट और कमिटमेंट के पिलर्स हैं, ये मस्ट होते हैं, कि जो पार्टनर्स हैं उनका एक दूसरे में फेथ है, और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि वो ग्रो कर सकें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड रिलेशनशिप हाउस।